Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Studies with Joy. आपका स्वागत है हमारे चैनल पे. आज हम लोग करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड साइंस पार्ट 2, दैट इज बायोलॉजी चैप्टर 1, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. It's a very interesting chapter. I hope that you will like this chapter. And today we are going to do this chapter, and this will be the part 1 of this chapter. And we're going to do some of the very important and basic concepts of this chapter, and also the most important process from this chapter, that's the protein synthesis process we're going to do today. And so don't miss this video, it's very important, so that you understand everything about heredity and evolution, and also about this chapter. And it's a really very tough method of protein synthesis, because it's a little bit very confusing how to understand it. Today I'm going to explain you in detail, so don't miss that. तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ. और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी बजा दीजिए, और लाइक भी कर दीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. हम लोग अभी ये चैप्टर जब शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए कैन यू रिकॉल के बारे में. आपको याद है, आपको 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था हेरिडिटी के बारे में ही, और उसमें आपने ग्रेगर जोहन मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपने पढ़ा होगा. वही चैप्टर से कुछ चीज़ें यहाँ पर भी है, और उससे कुछ चीज़ें रिलेटेड भी, क्योंकि उस चैप्टर में आपने ज़रूर पढ़ा होगा about DNA, structure of DNA, nitrogenous bases and RNA, the types of RNA, ये सब आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में. उससे कुछ चीज़ें रिलेटेड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे कैन यू रिकॉल. लेट्स सी दोज क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस देम आल्सो. First question is, which component of the cellular nucleus of living organisms carries hereditary characters? Answer is DNA, बिकॉज हमारा जो DNA होता है, जो न्यूक्लियस में होता है, वही हमारे जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है वो कैरी करता है. देन कम्स सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, दैट इज हेरिडिटी. ऑलराइट. एंड थर्ड वन इज, व्हिच आर द कंपोनेंट्स द DNA molecule in the DNA molecule. फर्स्ट वन इज deoxyribose nucleic acid, you can also write deoxyribose, phosphoric acid, alright, and the third one is nitrogenous bases. These are the components in the DNA. ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आपको ने पिछले साल भी पढ़ी थी. पर अब आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, we will learn about heredity and hereditary changes. अभी heredity और hereditary changes क्या होंगी. सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है, चैप्टर के नाम में हेरिडिटी भी आता है. हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन्स. ये हम सबको पता है. यू नो दैट हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन्स. ये आपने पिछले साल में पढ़ा था. बहुत बेसिक चीज़ है. बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, आप जानते ही ये आपके और आपके पेरेंट्स के चेहरे या फिर बिहेवियर कुछ ना कुछ तो मिलता है, जुलता होता ही है. क्यों? क्योंकि दैट इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दैट इज हेरिडिटी. सेकेंड, जॉन ग्रेगर मेंडल. इसका नाम कहीं सुना है? याद करो, फ्लैशबैक में जाओ. 9th स्टैंडर्ड में हमने इनकी डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था. ही ओनली जॉन ग्रेगर मेंडल is pioneer of the modern genetics. हमें पिछले साल पढ़ा था कि what is genetics. It is the study of genes and also heredity, that is called as genetics. तो उसके जो pioneer यानी कि बादशाह बोल सकते हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल है. Very important blank it can come. Around the period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusions of his research about heredity. In 1901, the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries. First of all, around the period of 1886, बहुत टाइम लगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए. जो कंक्लूजन्स उसकी जो रिसर्च थी वो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगा. इट टुक अ लॉन्ग पीरियड टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन्स थे उसके, या फिर जो भी रिसर्च उसने की थी उसके जो कंक्लूजन्स थे वो हमें समझने के लिए बहुत टाइम लगा अबाउट हेरिडिटी. फिर इन 1901 में क्या हुआ,
द रीज़न बिहाइंड द सडन चेंजेस, जो सडन चेंजेस होते हैं उसका रीज़न हमें कैसे मालूम पड़ा? ड्यू टू द म्यूटेशनल थियरी ऑफ हुगो डे व्राइस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर आपका बहुत अच्छा एक टेक्स्ट में क्वेश्चन भी है, एक फिल इन द ब्लैंक, कि एक क्वेश्चन भी है आपको इसके ऊपर बेस्ड, दैट the causality behind the sudden changes was understood due to dash principle of Hugo de Vries. It's the mutation, इसका आंसर है। So वही म्यूटेशनल थियोरी किसने प्रपोज की थी? इट्स हुगो डे व्राइस। उसने हमें बताया कि जो सडन चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं, बिकॉज म्यूटेशंस आर हैपनिंग इन जीन्स। म्यूटेशंस क्या होते हैं हम आगे जानने वाले हैं, और इसके बारे में अभी अब सोचिए मत। Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed the pair of paired chromosomes in the cells of grasshopper, and until then it was not known to anyone. 1902 में वॉल्टर एंड सटन दो साइंटिस्ट, उन्होंने एक पैर्ड क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप इन द सेल्स ऑफ ग्रासहॉपर। ऑलराइट, सो ये पहली बार था कि कब कभी किसी ने क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की गई, मतलब इन दैट वे दे डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स, दैट देयर आर क्रोमोसोम्स इन सेल्स। Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. So हमें प्रूव कर दिया गया बाद में कि जीन्स को कौन कैरी करता है? क्रोमोसोम्स। एंड उसी डायरेक्शन में, वही फील्ड में बहुत सारे अलग अलग जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में रिसर्च स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई अबाउट क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में, थ्रू विच 1944 ट्रियोस ऑफ साइंटिस्ट Oswald Avery, Michael McCarthy and Colin MacLeod proved that except viruses, all living organisms have DNA as genetic material. So this is a very important one. Remember these three names, these three scientists names, they had a trio, मीन्स इन तीनों ने मिलकर, दैट इज़ द ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, इन तीनों ने मिलकर प्रूव किया कि एक्सेप्ट वायरसेस, बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जिसकी मदद से वो रिप्रोडक्शन में जो जीन्स पास होते हैं, वो डीएनए ही होता है, वायरसेस के एक्सेप्ट। बट आगे जाके इसमें भी थोड़े चेंजेस हुए, कुछ वायरसेस में सब पाया गया कि डीएनए उनमें भी है। So that is a different topic for now, but for now you just remember that it was in 1944 a trio of scientists, which are the three scientists, Oswald Avery, Michael McCarthy and Colin MacLeod, proved that except viruses, all living organisms have DNA as genetic material. Alright, और ये देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेगर जॉन मेंडल का एक पिक्चर दिया है, और ये है वॉल्टर सटन। Okay, so now let's move forward. अब हम पढ़ते हैं इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट। जो जेनेटिसिस्ट कौन होते हैं? वो पर्सन्स जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जेनेटिसिस्ट जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ा। सो इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट जो जीन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं और जीन्स के बारे में एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्हें जेनेटिसिस्ट बोलते हैं। सो ये दोनों थे, फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनोड, proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. So फ्रैंकोइस जैकोब और जैक मोनोड ने एक मॉडल प्रपोज किया। इनके नाम आपने पिछले साल भी आपने सुना होगा, क्योंकि जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा था तब ये इनके बारे में भी दिया था। ये इन दोनों ने मिलकर जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो बनाया, और उन्होंने एक मॉडल भी बनाया फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। इट helped into uncover the genetic codes hidden in DNA. अब ये कोड्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, जो आप लोग मोबाइल में पासवर्ड लगा होते हैं वो कोड होते हैं? नहीं, यहाँ पर ऐसे कोड्स नहीं, ये कोड्स कुछ और है। ये कोड्स के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सो जस्ट बी ट्यून्ड। Thereby the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. जो recombinant DNA की जो टेक्निक है वो इमर्ज हुई, जिसकी जो बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा व्याप्ति बोल सकते हैं, है जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस,
ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। आपको सबको पता है हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म एंड मच मोर हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स आर देयर। तो ये जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनका प्रिवेंशन के लिए ये जो साइंस है हेरिडिटी के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है हेरिडिटी के बारे में, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें, प्रिवेंशन कर सकें। Production of hybrid varieties of animals and plants and in industrial processes in which microbes are used. Alright, तो जो microbes यूज़ करते हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी ये जो हेरिडिटी की कैरेक्टर्स या फिर साइंस है जिसमें हमें हेरिडिटी के बारे में बहुत कर जानकारी वो यूज़ होती है ताकि वो प्रोडक्ट अलग अलग हाइब्रिड वेराइटीज़ की एनिमल्स और प्लांट्स को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकें, इसमें भी ये काम आता है। तो ये कुछ जगह थी या फिर कुछ फील्ड्स जहाँ पर द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल। तो ये थे हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द मेन प्रोसेस ऑफ टुडेज लेक्चर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस, इसे पूरा बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अभी एक बात मैं आपको बताता हूँ, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस का इतना लंबा प्रोसेस हम लोग अभी समझने वाले हैं, बट एक बात आपके मन में आई होगी कि प्रोटीन सिंथेसिस इतना क्या इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन आप इतने बचपन से सुनते आ रहे हो, टीवी में एड्स में भी देखोगा प्रोटीन एक्स, प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन इतना क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको इतना पढ़ रहा है, इतना लोग बोलते हैं प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता है। सो प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. It's very necessary. This process is also very necessary for body because these proteins which are synthesized by DNA through the RNA, they are very important for your body. कि हमारी जो बॉडी होती है ना उसमें जो एनर्जी के लिए प्रोटीन चाहिए होता है और बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और राइट, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, याद रखना। अब आप प्रोटीन सिंथेसिस के जो 3 प्रोसेसेस है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड इज ट्रांसलेशन, ऑलराइट, थर्ड वन विच इज ट्रांसलोकेशन. So these are the 3 processes of protein synthesis. ऑलराइट, ये क्या हो गया? These are the 3 processes of protein synthesis: transcription, translation and translocation. And this is a figure explaining the 3 of them together. यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, which is a very important process of protein synthesis. पहले एक एक करके पढ़ेंगे सब, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर इस ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक्स आइडिया आपको बताता हूँ क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको मैं बताने ही वाला हूँ, बट एक बेसिक आइडिया होगा तो आप समझ जाओगे कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, जिसमें हम लोग आरएनए फॉर्म होता है, इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। देखो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, उसके लिए आरएनए का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो उसका पहला प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, उसमें हमें आरएनए मिलता है। इट इज सिंथेसाइज्ड, आरएनए इज गॉट, हम लोग को आरएनए मिलता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। अब हम लोग इसे डिटेल में समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of a cell and thereby control the structure and functioning of the body. तो RNA की मदद से जो genes present होते हैं DNA में, वो हमारे जो सेल की जो फंक्शनिंग है, जो उसका काम धंधा है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग है हमारे बॉडी की, उसे कंट्रोल भी करते हैं। Information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for body. जो requirement है प्रोटीन्स की, उतना हमें प्रोटीन चाहिए। दिस इज अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर बॉडी। और इन्फॉर्मेशन जो है प्रोटीन सिंथेसिस की, वो स्टोर कहाँ की जाती है? डीएनए में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक कैन कम। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डैश, ठीक है। These proteins are synthesized by DNA through the RNA. This is called as central dogma. तो ये जो प्रोटीन्स हैं उनका जो उन्हें बनाया जाता है, वो बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो डीएनए करता है। किसके ज़रिए? आरएनए की मदद से। वो खुद नहीं काम करेगा। समझ में आ रहा है? एंड इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA.
ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर रहता है उसे हम बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या, आपने देखा होगा पिछले साल आपकी टेक्स्ट बुक में भी फिगर था, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह कर्ली होता है। ऑलराइट, उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पहली स्ट्रैंड और ये दूसरी स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है जो एक दूसरे का ऐसे क्रिस क्रॉस कर रही होती है। और अगर हम लोग इसको ऐसे सीधा करें इन दोनों को तो एक लैडर जैसा बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स भी होती है, तो ये लैडर की सीढ़ियाँ बन जाएगी अगर हम लोग इन दोनों को इनको सीधा करके देखेंगे। तो इसे बोलते हैं, यही हम लोग का डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट्स डबल हेलिक्स। ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उन दोनों स्ट्रैंड्स में से कोई एक स्ट्रैंड ही यूज़ की जाती है आरएनए सिंथेसिस के लिए इस प्रोसेस में, और एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। मतलब जो डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए पे सारी सीक्वेंस बनाई जाएगी और इस तरह एमआरएनए को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या, डायरेक्ट अपोजिट, मैं तेरा दुश्मन तुम मेरा दुश्मन, वैसे डायरेक्ट ऑपोजिट्स बोल सकते हैं हम लोग, तो जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे कि आप सबको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो बहुत बेसिक है, क्योंकि आपको ये अभी इन सब प्रोसेस में काम आएगा। अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता होने चाहिए। ओके, सो आप देख सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस के दो टाइप्स होते हैं मेनली, प्यूराइंस एंड पिरामिडाइंस। ओके, ये दो टाइप्स होते हैं। जो प्यूराइंस है उनके दो टाइप्स होते हैं, एडिनाइन और ग्यूनाइन, और पिरामाइड्स के दो टाइप्स होते हैं, साइटोसाइन और थाइमाइन। थाइमाइन और यूरासिल, तो दो टाइप्स होते हैं, साइटोसाइन और थाइमाइन और यूरासिल। वो मैं आपको बताता हूँ यूरासिल का क्या कॉन्सेप्ट है, वो बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्यूराइंस और पिरामाइड्स के और दो टाइप्स हो जाते हैं। तो वैसे हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजीनियस 4 बेसिस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, पहला एडेनाइन, देन ग्यूनाइन, देन साइटोसाइन, देन थाइमाइन। अभी जो ये चारों है इनमें जो एडेनाइन है वो हमेशा पेयर करता है थाइमाइन के साथ, दैट इज 80, एंड ऑलवेज साइटोसाइन पेयर्स विद ग्यूनाइन। तो इन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो जहाँ पर भी जिस भी स्ट्रैंड में डीएनए में एडेनाइन यानी कि ए होगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री में जब आरएनए फॉर्म होगा तो वही जगह पे आरएनए में होगा टी, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आप लोग को। मान लो ये जो एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है मान लो, और यहाँ पर उसके न्यूक्लियोटाइड्स ये सारे, तो यहाँ पर मान लो ए है। तो जब हम आरएनए फॉर्म होगा, जो कि एज ए कॉपी बोल सकते हैं वो डीएनए की है आरएनए, तो उसमें जब ये यहाँ पर ऐसे होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, उसका जो ये एमआरएनए में यहाँ पर ए की जगह पर टी होगा, उसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वो डीएनए स्ट्रैंड का। तो इसे बोलते हैं कि इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? आई थिंक सो, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। Okay, the sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. So एक डिफरेंस है DNA और RNA के बीच में। RNA में यूरासिल है थाइमाइन की जगह पे, DNA में थाइमाइन है और RNA में थाइमाइन की जगह पे यूरासिल है। ऑलराइट, ये याद रखना। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये आरएनए जहाँ हमें फॉर्म किया डीएनए से, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बस यही था ट्रांसक्रिप्शन, बहुत सिंपल था ये वाली चीज़। ये देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन का पूरा फिगर मैंने दिखाया कि किस तरह आरएनए फॉर्म हो गए। देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह आरएनए फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरएनए यहाँ पर डीएनए से फॉर्म हो रहा है, यू कैन सी, एंड दिस इज़ द डीएनए, और उसका ये डीएनए का एक स्ट्रैंड ही यूज़ हो रहा है, और इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो यहाँ पर फॉर्म हो रही है, और यहाँ पर इस तरह एमआरएनए फॉर्म हो गया। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट ट्रांसलेशन, दैट इज़ द सेकेंड प्रोसेस, ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या होता है, द एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म, इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए।
जो ट्रांसलेशन है उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो mRNA अभी फॉर्म हो गया, RNA सिंथेसिस हो गया। RNA के 3 टाइप होते हैं, RNA that is ribosomal RNA, then comes mRNA that is messenger RNA, and the third one tRNA that is transfer RNA. By the way, do you know the full form of RNA that is ribonucleic acid? हाँ, याद रखना। So ये 3 टाइप्स होते हैं, तो उनमें से तीनों टाइप फॉर्म हो चुके हैं क्योंकि RNA बन चुका है। सो अभी जो mRNA जो न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ वो साइटोप्लाज्म में था। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म सेल्स में होता है। सेल को पूरे अपने लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर है, वो पूरा भरा हुआ था। जैसे हम पानी एक कंटेनर में पूरा भरा होता है ना, वैसे ही पूरे सेल में ये फ्लूइड है होता है एक, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो वहाँ पर वो आ जाता है, उसमें आ जाता है ये हमारा mRNA। ओके, सो इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA। अब ये कोड क्या होते हैं, मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कोड क्या होते हैं। तो कोड होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स, दिस आर द न्यूक्लियोटाइड्स जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाए हमारे mRNA के ऊपर, जो DNA के कॉम्प्लीमेंट्री बने हुए हैं, वही यहाँ पर कोड्स हैं। इन्हें हम कोड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? इसे हम बोलते हैं कोड्स। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स for amino acids. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. So हर एक एमिनो एसिड के लिए जो कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से कंसिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स। अब वो कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड है? वो है ग्यूनाइन, साइटोसाइन और एडेनाइन। मतलब कोई भी 3 हो सकते हैं, इन चारों में से कोई भी 3 हो सकते हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। तो द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स पता है ना आपको, हमने पढ़ा है इसके बारे में। So the code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as triplet codon. Each mRNA is made up of thousands of triplet codons. Thousands of triplet codons are there in each mRNA. As per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called as translation. तो अच्छे से समझो क्या है ट्रांसलेशन। जो हमारा ये होता है, जो मैसेज होता है mRNA के ऊपर, उसके हिसाब से अमीनो एसिड सप्लाई होते हैं tRNA की मदद से, दैट इज ट्रांसफर RNA। अब ये काम करने के लिए tRNA के ऊपर एंटीकोडॉन्स बने होते हैं। अभी एंटीकोडॉन क्या होते हैं? जो हमारे ट्रिपलेट कोडॉन्स है, हाँ, जो हमारे ट्रिपलेट कोडॉन्स है उसके कॉम्प्लीमेंट्री। देखो पहले क्या हमने देखा था, DNA स्ट्रैंड, उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो हमारे mRNA में आए। अभी जो mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस tRNA में फॉर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं एंटीकोडॉन्स। और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एडेनाइन है वो थाइमाइन से पैर करेगा। तो मान लो mRNA के पहले में फर्स्ट स्ट्रैंड में ये है क्या बोलते हैं एडेनाइन, और तो tRNA के स्टैंड पे थाइमाइन होगा जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पेयर करते हैं वो उसके साथ ही पेयर करेगा। तो जब ये अमीनो एसिड को सप्लाई कर रहा होगा तब tRNA को वहाँ पर खड़ा रहना होगा, वहाँ पर सपोर्ट चाहिए कुछ, इसलिए ये दोनों पेयर हो जाएंगे तो वो उसको सपोर्ट मिलेगा। वैसे ही सब भी पेयर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैं आपको फिगर से समझाऊँगा। इसे हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो हमारा मस्त चाबी जैसा दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है हमारा tRNA। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो एंटीकोडॉन्स ये रहे। तो ये को ए का यूरासिल, तो थाइमाइन या फिर यूरासिल दोनों ही एडेनाइन के लिए पेयरिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हो CGU फिर GAC। तो मतलब ये ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन्स है, वो चारों में से कोई 3 आते हैं। RNA में याद रखना थाइमाइन नहीं होगा, वो यूरासिल होगा। हमेशा यूरासिल ही होगा क्योंकि ये mRNA की तरफ से हो रहा है। तो उसके ऑपोजिट हम वहाँ पर यूरासिल होता है थाइमाइन की जगह पर। CGU होता है, GAC, ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन्स है यहाँ पर, वो ऐसे है फॉर्म्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है जो ये सप्लाई कर रहा है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये एकदम सीक्वेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये है tRNA, ये 3 tRNAs। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीपेप्टाइड, इन सबको बोल रहे हैं हम लोग। ये जो प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स है।
आई थिंक सो, आई अंडरस्टैंडिंग। और ये इतना बड़ा ये गोला ग्रीन कलर का ये है, उसे हम बोलते हैं राइबोसम है। ये राइबोसम, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हो गया, हम लोग अभी समझ रहे हैं, हम लोग इस फिगर पे वापस आने वाले हैं। सो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। ट्रांसलोकेशन भी आप ध्यान से सुनना। The amino acids brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of RNA। ये यहाँ पर आप एमिनो एसिड्स के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो इन्हें हम पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से एमिनो एसिड्स को बॉन्ड किया जाता है बाय tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of RNA, that is ribosomal RNA। अब तीसरे टाइप का भी अंदर एंट्री हो रहा है। mRNA देखा, tRNA देखा, mRNA का भी काम है इसमें, ट्रांसलोकेशन में उसका काम होता है। During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon। So, वो जो राइबोसम होता है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे मूव करता रहता है। ऐसा क्यों? वो राइबोसम के ऊपर वहाँ पर tRNA था, देख सकते हैं आप इस फिगर में ही देखो, ये tRNA है। अभी इनको मूव तो करना होगा यहाँ से, ये यहाँ पर आगे भी बहुत है, तो यहाँ पर से जाना होगा। ये जो ये बड़ा सा गोला राइबोसम है वो मूव करता है, वो इनके अपने साथ लेके जाता है, वो एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे मूव करता रहता है, यहाँ से ऐसे जाता रहता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। उसका ये जो मूवमेंट है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। Such many chains have come together to form complex proteins. These proteins control various functions in the body of living organisms and their appearance too। तो ऐसे बहुत सारी चेन्स फॉर्म होती है, टुगेदर आती है और वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स फॉर्म करती हैं। और इन सब चेंजेस को ये जो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं ये हमारे बॉडी के बहुत सारे वेरियस फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए वो इतने इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सब में बहुत प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए। बट नाउअडेज द प्रोडक्ट्स एंड फूड दैट वी ईट आर नॉट दैट मच प्रोटीन कंटेनिंग। हम लोग को अभी बहुत कम मिल रहा है प्रोटीन पहले से ज़्यादा। पहले के लोगों को बहुत मिलता था प्रोटीन, बिकॉज देयर वाज नेचुरल प्रोडक्ट्स। हाँ, सो ये जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हमारे बॉडी में कंट्रोल करते हैं, हमारे अपीयरेंस, हमारे स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी में सफिशिएंट हो। सो इससे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब लास्ट में कुछ चीज़ें हम लोग को जाननी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Living organism can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes। So reproduction जो होता है living organisms में वो genes की वजह से होता है, और वो जो genes है वो ट्रांसमिट होते हैं from one generation to new generation। जो उनका जो बच्चा होगा उसमें भी वो genes आते हैं, कुछ भी चेंज किए बिना उन genes में। Due to this, some of the characters of parents are transmitted to their offsprings। इसी वजह से जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके बच्चों में। ऑफस्प्रिंग मतलब देयर चाइल्ड। However, sometimes sudden changes occur in those genes. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change, which is nothing but the mutation। So what is mutation? मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बताऊंगा आपको ये लेक्चर में, तो मैं बता रहा हूँ। म्यूटेशन होता है जो सडन चेंजेस जीन्स की सीक्वेंस में या फिर न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होती है उसमें आ जाता है। उसके वजह से जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम म्यूटेशंस बोलते हैं। और ये म्यूटेशंस जो हैं they can these mutations are, some mutations may be minor but some may be considerable। बड़े भी हो सकते, छोटे भी हो सकते। बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज हो गया, सडन चेंजेस को हम म्यूटेशंस बोलते हैं। हाँ, याद रखना। सो एग्जांपल, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया ऑल्सो। वो एक बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड दिस इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये तो हम लोग बाद में पढ़ने ही वाले, डार्विन की थियोरी क्या थी। अभी के लिए आप समझ लो, म्यूटेशंस आर ऑल्सो द सडन चेंजेस विच आर द कॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में पता है आपको, वो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड कॉर्टिसल्स हम लोग के अंदर, हमारे ब्लड में, वो सिकल शेप हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बाद में समझाऊँगा। ऑलराइट, सो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like my video then do subscribe my channel, also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a new video।